हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेशल रिजर्व के बारे में पढ़ा था। आपको याद है, हमने पढ़ा था WCR के बारे में। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग क्या होती है। और यही नहीं, एक और इस स्पेशल रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम था IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उस केस में हमने देखा था बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो वो क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है, जैसे अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस पार्टनरशिप फर्म को ये रिस्क बना रहता है कि यार कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए, ठीक है, कम ना हो जाए। तो उस कमी की भरपाई को करने के लिए, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में पता चला उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 90,000 है। ठीक है, 90,000 है, लेकिन उसके लिए क्योंकि 10,000 से वैल्यू कम हो गई, तो इस 10,000 की जो वैल्यू कम हुई है, इसको कवर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक रिजर्व बना के रखती है जिसका नाम होता है IFR, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उस रिजर्व से इस वैल्यू को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म मान लो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और मान लो इसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या नाम है, अगर मान लो 90,000 हो जाता है, ठीक है, तो 10,000 से वैल्यू कम हो गई। तो ये जो 10,000 से वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, ये जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी अलग से एक रिजर्व बनाती है जिसका नाम होता है IFR। मान लो IFR में कंपनी पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, 10,000 का रिजर्व बना लिया। ठीक है, तो अगर 10,000 का रिजर्व है, तो इस 10,000 से और ये जो 10,000 की वैल्यू कम हुई है, इससे सेटअप हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी होने पर, वो इस 10,000 के रिजर्व से कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था, यानी एक केस ऐसा होता था जहाँ पे आपने देखा था कि जो रिजर्व बनाया जाता, जैसे मान लो एक सेकेंड, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म ने रिजर्व बनाया 10,000 का, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फॉल हुई वो मान लो 15,000 से फॉल हो गई, तो रिजर्व तो 10,000 का है, तो 15,000 का अगर लॉस है और रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के पास सिर्फ 10,000 है, तो इस 10,000 से सिर्फ 10,000 का ही लॉस कवर होगा। उसके बाद भी 5,000 का लॉस अभी भी बचेगा। तो जो 5,000 का लॉस अभी भी बच रहा है, इसको हम एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, किस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको पता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको मैं डेबिट कर देता था। या बहुत बार ऐसा होता था, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती थी, तो उस केस में हम क्या करते थे, उसको हम ट्रांसफर कर देते थे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यानी जो प्रॉफिट होता था, अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती थी तो प्रॉफिट होता था, तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते थे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ जाती थी, तो जितने से भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती थी, उतने से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, तो हम उस टाइम ये आपको बता रहे थे कि ठीक है, अभी आप रट लो, अगर लॉस होता है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन मैं उस टाइम ये बता रहा था कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, किस केस में, मतलब किस सर्कमस्टांसेस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम लिखा है क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। अब फर्म के पास जो भी असेट एंड लायबिलिटीज होती है गाइस, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कब किया जाता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे लाइक चेंज इन PSR, जैसे मान लो पार्टनर्स जो हैं उनका PSR ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो PSR के चेंज होने से ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मतलब जो पुराना वाला एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो इसके बाद और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मान लो किसी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन कराया जाए, तो इस केस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, या फिर कोई पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाए, रिटायरमेंट ले ले, यहाँ लिखा ना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इन सारे केसेस में, ठीक है, हमें क्या करना होता है, फर्म के पास जो भी असेट एंड लायबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। कब कब? अगर पार्टनर्स का PSR चेंज हो रहा हो,
किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, कोई पार्टनर रिटायरमेंट मतलब छोड़ करके पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन सारे केसेस में आपको हमेशा क्या करना होगा, असेट एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा। ठीक है। अच्छा, जब आप असेट एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है फिर से वैल्यू निकालना। ठीक है, फिर से वैल्यू पता करना। जैसे मान लो आज के 10 साल पहले फर्म के पास जो भी असेट या लाइबिलिटीज थी, आज की डेट में देखा जाएगा, यानी जब ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब चेंज होता है पीएसआर पार्टनर्स का, तो ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें जो भी फर्म के पास असेट और लाइबिलिटीज होती है उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन करने पर क्या होगा गाइस, जो असेट्स फर्म के पास पहले थी, ठीक है, मान लो 10 साल पहले जो भी असेट थी, उसकी आज अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू में या तो कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से जो लाइबिलिटीज होती हैं, अगर उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में लाइबिलिटी या तो आज बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखो आगे लिखा हुआ, देन असेट्स आर लाइबिलिटीज में बी रिवैल्यूड, यानी जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, जिसके लिए वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। और यही नहीं, आर प्रिपेयर लेजर अकाउंट, और कुछ लेजर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले जो लेजर अकाउंट बनता है, पहला जो लेजर अकाउंट बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो पहला एक अकाउंट इसमें बनता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा जो नाम होता है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका दूसरा नाम होता है, याद रखना। लेकिन क्लास 12th के लेवल तक ये बात बिल्कुल सही है। क्लास 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये बात झूठी हो जाएगी। ठीक है, तब आपको वहाँ ये बताया जाएगा कि रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं होता। लेकिन अभी आप क्लास 12th में हो, आप छोटे हो, मासूम बच्चे हो, तो आप अभी इतना समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते कैसा। सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेचर की बात करूँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। कैसा होता है गाइस, नॉमिनल नेचर का होता है। एक सेकेंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बीच में। ठीक है, इसका नेचर होता है नॉमिनल। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, क्या होता था, याद है किसी को? बताओ बच्चे, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी असेट्स हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज है, जब उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, अगर असेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करने पर फर्म को लॉस होता है, ठीक है, या कोई एक्सपेंस होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट में उसको दिखाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो असेट एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को प्रॉफिट होता है, मतलब फायदा होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। मतलब जिस भी वजह से फायदा या नुकसान होगा, ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि कब कब पार्टनरशिप फर्म को असेट एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर नुकसान होता है, मतलब लॉस होता है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टू डिक्रीज इन असेट्स, यानी जब कभी भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे मान लो पहले पार्टनरशिप फर्म के पास जो असेट थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख, और आज उसका फिर से जब वैल्यूएशन किया गया, मतलब रिवैल्यूएशन किया गया, तो पता चला उसकी वैल्यू अब 80,000 हो गई, यानी कि 20,000 से घट गई। तो ये तो फर्म का लॉस हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज इन असेट्स जब भी होगा तो ऐसे इस केस में क्या होगा, फर्म का लॉस होगा। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और कब लॉस होगा, तो देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी फर्म की लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है। जैसे मान लो फर्म की पहले से कोई लाइबिलिटी थी 10,000 की, लेकिन आज पता चला कि उसकी लाइबिलिटी हो गई है, वो लाइबिलिटी बढ़कर 15,000 हो गई, यानी कि 5,000 से बढ़ गई। ठीक है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना भी फर्म के लिए क्या है, लॉस है, नुकसान है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, टू न्यू लाइबिलिटी, अगर मान लो कोई नई लाइबिलिटी फर्म के पास क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर कोई नई लाइबिलिटी या कभी कभी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिखा रहेगा, मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी होगी जो पहले तो नहीं थी लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो अब अगर उसको रिकॉर्ड करना होगा, मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाना होगा,
तो भी फर्म को लॉस है, ठीक है। तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। और यही नहीं, बहुत बार क्या करना होता है, जैसे फर्म को रिवैल्यूएशन करना है असेट एंड लायबिलिटीज का, तो फर्म का असेट एंड लायबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत बार फर्म को कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर फर्म कोई खर्च कर रही है रिवैल्यूएशन करने के लिए, तो उस खर्चे को भी हम डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ देखो लिखा हुआ है एक्सपेंस। मैंने बताया ना कि अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को कोई लॉस हो या फिर एक्सपेंस क्रिएट हो, तो वो हमेशा कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो गाइस उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि फर्म को असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर कब कब प्रॉफिट होगा। देखो पहली चीज यहाँ पे लिखा, बाई इंक्रीज इन असेट्स, यानी जब असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लो पहले असेट्स की वैल्यू 1 लाख थी, आज उसका जब फिर से रिवैल्यूएशन किया गया तो पता चला असेट की वैल्यू 1,20,000 है, यानी उस असेट का जो मार्केट प्राइस है आज की डेट में वो 1,20,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 से असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब फर्म का फायदा है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब और कब फर्म को फायदा होगा, यहाँ लिखा दूसरा पॉइंट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी जब फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। मान लो पहले फर्म के पास 10,000 की कोई लायबिलिटी थी, लेकिन पता चला आज उस लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी घट करके 5,000 हो गई, मतलब 5,000 से लायबिलिटी कम हो गई, मतलब पहले 10,000 देना था, 10,000 पेमेंट करना था, लेकिन अब 5,000 ही पेमेंट करना है, तो 5,000 से लायबिलिटी कम हो गई, तब भी फर्म का क्या है, प्रॉफिट है, फायदा है, तो उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। हाँ, अगर फर्म के पास कोई नई असेट आती है, कोई नई असेट क्रिएट होती है, मान लो कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, मतलब अब तक फर्म के पास कोई असेट नहीं थी, लेकिन आज पता चला फर्म के पास एक नई असेट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो नई असेट अगर फर्म के पास आएगी तो असेट बढ़ेगा फर्म के पास, तो भी फर्म को फायदा है, तो भी हम कहाँ उसको दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने पर क्या होगा, अगर मान लो बैलेंस करने पर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, तो इसको बोलेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन पर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और बहुत बार ऐसा होगा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्रेडिट का कम होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, तो इसको बोलेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आपको सिंपली इसमें क्या ध्यान देना है, जब भी असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा गाइस, तो अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होने पर फर्म को लॉस होता है या फर्म का कोई एक्सपेंस क्रिएट होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को के डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। और अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, मतलब कोई फायदा होता है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। अब किन वजह से लॉस होगा वो वजह यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और किन किन वजह से फर्म को प्रॉफिट होगा वो वजह यहाँ पे लिखी हुई है क्रेडिट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, डोंट वरी, अभी तो मैं आपको बस फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, एक नोट लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर दिया हूँ। नोट में लिखा हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, मैंने पहले ही बता दिया। बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर गाइस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, यानी नॉमिनल इन नेचर का होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर लिखा हुआ देयरफॉर इफ़ देयर इज़ अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, यानी अगर रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड इफ़ द रिवैल्यूएशन रिजल्ट इन अ प्रॉफिट, यानी कि अगर रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है फर्म को, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो गाइज, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा नेक्स्ट चैप्टर में, यानी जब हम आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी, यानी मैंने बताया ना, देखो किन किन केसेस में रिवैल्यूएशन किया जाता है, मैं देखो पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। एक तो चेंज इन पीएसआर, जब पार्टनर्स का जो रेशियो है वो चेंज होगा तब रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो किसी पार्टनर का अगर एडमिशन होगा तो भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा असेट एंड लायबिलिटीज का, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी, इन सारे केसेस में हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ रिवैल्यूएशन के केस में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपका अगले चैप्टर में, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में या फिर रिटायरमेंट
एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में उन सभी चैप्टर्स में इसी मतलब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो मैं वहाँ जब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये जब टॉपिक पढ़ाऊंगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, तो फिर से मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आज मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए, इसकी नोट बनाइए, आप अपने नोटबुक में इस फॉर्मेट को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे भी ये काम आने वाला है, ठीक है। आइए गाइज, इसके बाद हम समझते हैं जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। मैंने बताया था, अगर हम देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर फर्म एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेगी तो या तो फर्म को नुकसान होगा या तो फायदा होगा, दो ही चीज़ होगा। याद रखना, अगर फर्म का, ठीक है, अगर फर्म एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रही है और उसको रिवैल्यू करने पर, मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर अगर फर्म को लॉस हो गया है तो हमेशा आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। क्योंकि लॉस हमेशा, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस होने पर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ये बात तो आपको बचपन से ही पता है, मतलब क्लास 11 से, ठीक है। और जिन वजह से लॉस होगा उन सभी वजह को, ठीक है, आप क्रेडिट कर दोगे। जैसे टू एसेट अकाउंट कब, जब एसेट डिक्रीज करेगा। टू लायबिलिटीज अकाउंट कब, जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा अगर कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो भी हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। या फिर फर्म कोई एक्सपेंस कर रही है, भाई एक्सपेंस करेगी तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करेगी फर्म, कैश दे करके, तो कैश कम होगा। कैश कम होने का मतलब एसेट कम होना, और एसेट जब कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो, ये रूल आपको मैंने क्लास 11th में ही बता रखा है भाई, एसेट के डिक्रीज होने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। उसी तरीके से लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तब भी हम क्रेडिट करेंगे। अगर कैश हमारा कम हो रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना, जब कभी भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट एंड लायबिलिटीज का, और अगर रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस हो रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिन वजह से लॉस हो रहा है उन वजह को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जैसे एसेट अगर डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कोई एक्सपेंस किया जा रहा है, इन सभी केसेस में क्या होता है, लॉस होता है फर्म को, ठीक है। तो आई होप पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, और इसका नरेशन आप लिख लेंगे क्या, बीइंग एसेट डिक्रीजेस एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज भाई, ये तो हो गया लॉस के केस में। भाई अगर हम मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करती है तो प्रॉफिट भी तो होता है। तो अगर मान लो एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होने पर, प्रॉफिट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं रेवेन्यू, ठीक है, तो हम उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को देखो, मैंने बताया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर गेन होता है यानी कि प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन करने पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जिन वजह से गेन हो रहा है, ठीक है, उन वजह को आप डेबिट कर दोगे। जैसे अगर एसेट इंक्रीज कर गया, लायबिलिटी डिक्रीज कर गई, या कोई नई एसेट क्रिएट हो गई, तीन वजह होती है। देखो, वैसे मैं ये रूल आपको पहले ही बता रखा हूँ क्लास 11th में, ठीक है। एसेट अगर कभी भी इंक्रीज होता है तो भाई हम क्या करते हैं, एंट्री में उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटी अगर डिक्रीज करती है तो इसका रूल क्या होता है, हम डेबिट करते हैं। और अगर कोई नई एसेट क्रिएट हो रही है, मतलब एसेट बढ़ रही है, तो एसेट के बढ़ने पर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइज, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th में ही पढ़ाई जाती हैं। जर्नल एंट्री आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर जिस बच्चे को जर्नल एंट्री नहीं समझ में आती तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। मैं जर्नल एंट्री का चैप्टर आजकल क्लास 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से आप 1 by 1 मेरी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स इंक्रीजेस एंड लायबिलिटीज डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री। अच्छा, अब यहाँ देखो एंट्री मैंने किस किस चीज़ की कर ली। एक तो लॉस के केसेस में, लॉस के केसेस में लॉस कब होता है, जब एसेट डिक्रीज करता है, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ती है, नई लायबिलिटी क्रिएट होती है, या फिर कोई एक्सपेंस फर्म के द्वारा किया जाता है। इन चार केसेस में फर्म को क्या होता है, नुकसान होता है। इसकी एंट्री मैंने कर लिया। फिर मैंने प्रॉफिट की एंट्री कर लिया। प्रॉफिट कब होता है फर्म को, जब एसेट बढ़ता है, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, या फिर कोई नई एसेट क्रिएट होती है, ठीक है। इतनी की तो एंट्री मैंने कर लिया। अब बताओ बचा क्या, ये बचा आपका टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, एक पॉइंट ये बच रहा है, और बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म को रिवैल्यूएशन करने पर, एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन आ रहा है, तो इसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी,
या फिर अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर पार्टनरशिप हमको नुकसान हो रहा है, तो भाई इसकी भी तो एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, तो देखो इसकी एंट्री करने के लिए दो केस होता है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोलेगा और नहीं बोलेगा तो भी मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या करना है। तो इसकी एंट्री करने के लिए यानी गेन या फिर जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन पर, इसकी एंट्री करने के लिए आपको दो केसेस ध्यान देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है क्या, देखो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नाउ वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आप बहुत ध्यान से रीड करोगे तो दो बातें निकल के आएंगी, यानी दो केसेस आपको मिल सकते हैं। पहले केस में ये कह सकता है क्वेश्चन कि पार्टनर वांट टू शो रिवाइज्ड, यानी कि जो न्यू वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि जो नई वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसे हम बैलेंस शीट में रखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में उसको हम दिखाएंगे, यानी नई वैल्यू को वो दिखाना चाहते हैं, पुरानी वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक केस ये बन सकता है। दूसरे केस में ये कह सकता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, यानी पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो नई वैल्यू है, वो बैलेंस शीट में दिखाई जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि दे वांट टू ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू टू अपीयर, यानी वो ये चाहते हैं कि जो पुरानी वैल्यू है वो एज इट इज हमारी बैलेंस शीट में दिखे। तो दो केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो नई वैल्यू है, उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। दूसरे केस में ये हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू को पार्टनर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, मतलब वो ये चाहते हैं कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो एज इट इज आगे भी चलती रहे, ठीक है। तो दोनों केसेस में अलग अलग जर्नल एंट्री होती है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 समझते हैं। केस नंबर 1 क्या था, पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड, यानी कि जो न्यू वैल्यू है ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज की इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट, उसको वो नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं या फिर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में उसको दिखाना चाहते हैं। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन पे जो गेन आया था उसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जाहिर सी बात है, देखो भाई जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे गेन आया, अगर वो ये चाहते हैं कि इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, वो जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। तो पहले एंट्री ये हो गई गेन के केस में, और इसका नरेशन हम लिख लेंगे क्या, बीइंग गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हमेशा बांटना है। सर क्या होगा अगर लॉस आता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर अगर लॉस आता है, तो लॉस के केस में देखो, अब क्योंकि लॉस अगर आएगा तो ये भी पार्टनर्स में ही बटेगा, और अगर लॉस पार्टनर्स में बटेगा तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है गाइज वो घटेगा, वो डिक्रीज होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का घटना मतलब डेबिट किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर गेन हो रहा है, सॉरी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं। पार्टनर्स नई वैल्यू को, यानी जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर दिखाना चाहते हैं तो गेन होने पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सेकंड केस देता है क्वेश्चन में, सेकंड केस का मतलब जब पार्टनर्स, देखो पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, दैट इज दे वांट टू ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू टू अपीयर, यानी पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी वैल्यू है वही वैल्यू बैलेंस शीट में दिखे। तो इस केस में अगर इस केस में क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन पर गेन आता है तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इस केस में आपको एक काम और करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको मैं बहुत अच्छे से पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कैसे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और इसका नरेशन होगा बीइंग गेन एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, तो उसी का अपोजिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आइए इसके बाद कुछ और बातें हम समझते हैं।
ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ सम टाइम्स ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन, यानी जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उस दौरान सम एक्सपेंसेस माइट बी देयर, कुछ एक्सपेंसेस भी हमें करने पड़ते हैं, नोन एज रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, जिन्हें रीवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखो गाइज, अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि रीवैल्यूएशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा जब भी रीवैल्यूएशन किया जाता है तो उस टाइम हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जिसे रीवैल्यूएशन एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, आपसे भले ये ना पूछा जाए कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होता क्या है, लेकिन आपके मन में क्योंकि आ रहा होगा जरूर कि सर ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर हूँ या मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है। तो मान लो मुझे अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन करना है, तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं मार्केट में जाऊं और पता करूं कि मेरे पास जो असेट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो मैंने एक इंसान को बुलाया, मैंने कहा सुनो, एक काम करो, मेरे पास एक मशीन है इस नाम की, ठीक है, आप जाके मार्केट में पता करो ये मार्केट में कितने की बिक जाएगी। तो वो बंदा क्या करेगा, एक रिक्शा लाएगा, उस मशीन को ले जाएगा और मार्केट में चेक कराएगा, दिखाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू पता करके आएगा। लेकिन क्या वो बंदा फ्री में काम करेगा? नहीं ना भाई, रिक्शा लेकर के गया, उसका भाड़ा देगा तो उसको कुछ खर्चा करने पड़ेगा। तो उस खर्चे का पेमेंट कौन करेगा? मुझे देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अपनी एसेट का रिवैल्यूएशन करा रहा हूँ। तो मान लो रिवैल्यूएशन वगैरह हो गया और उसको मैंने, क्योंकि वो मेरा रिवैल्यूएशन कराने में हेल्प किया है, मेरी एसेट का रिवैल्यूएशन कराने में हेल्प किया, तो मान लो मैंने उसको 500 रुपया पेमेंट कर दिया। तो ये जो 500 की पेमेंट मैं कर रहा हूँ इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ठीक है। क्योंकि वो एक्सपेंस मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं अपनी एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कराया था उस इंसान से। ठीक है। तो ये होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होता है तो इसमें दो चीज़ें आपको समझना है, ये टेबल आपको ध्यान से समझना है। देखो, इस टेबल में मैं एक जगह लिखा हूँ बोर्न और एक जगह बोर्न या फिर इनकर्ड और दूसरा लिखा हूँ पेड। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, बोर्न का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी लोग स्टूडेंट हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। तो जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ आपको फीस देना होता है, ट्यूशन फीस हर महीने। मान लो ट्यूशन फीस आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको देते हैं कि बेटा ये फीस ले लो और जाके स्कूल में जमा कर देना। तो आप क्या करते हो, फीस लेकर के आते हो और स्कूल में जमा कर देते हो, मतलब पेड कर देते हो। तो जब आप पेड करते हो ना, तो बोला जाता है नॉर्मली कि आपने पेड कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, जो फीस आपने जमा किया उसका बर्डन किसके ऊपर आया? वो पैसा आपको कहाँ से मिला? तो वो पैसा आपके पेरेंट ने दिया। मतलब कुल मिला कि ये है कि आप पढ़ाई करते हो, आप फीस देते हो, ठीक है, फीस का पैसा जरूर आप जमा करते हो। आप जमा करते हो तो ये बोला जाएगा कि आपने पेड तो किया, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन किसके ऊपर आता है? तो आपके पेरेंट्स के ऊपर आता है। तो जो बर्डन आता है, जिस बंदे के ऊपर बर्डन आता है, उसको बोलते हैं बोर्न करना। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको बोर्न वर्ड मिल जाए तो हमेशा आपको क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है। कैसे, मैं अभी समझा रहा हूं। और कभी भी अगर आपको पेड वर्ड दिखाई दे तो आपको क्रेडिट करना है। वैसे क्रेडिट नहीं लिखा जाता, लेकिन टू आप लिखोगे, टू लगा के वो चीज़ लिखोगे। ठीक है। क्या कहा मैंने? अगर कभी भी आपको बोर्न वर्ड मिलता है तो इसका मतलब आपको एंट्री में डेबिट करना है, और कभी भी अगर आपको पेड करना है तो एंट्री में आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये समझना। अब यहाँ देखो, मैं लेफ्ट कॉलम में मैंने दो नाम लिखा, एक तो फर्म और दूसरा पार्टनर। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं फर्म की बात करूं, अगर फर्म बोर्न करती है, मान लो कोई खर्चा है, कोई रिवैल्यूएशन एक्सपेंस करना है और उसका बर्डन फर्म के ऊपर पड़ता है, तो इस केस में हमेशा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे ही आपको पता चल गया कि बोर्न बाई फर्म मान लो लिखा है, तो बोर्न वर्ड आ गया, इसका मतलब डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है। लेकिन क्या डेबिट करोगे, किसको डेबिट करोगे? अगर फर्म बोर्न कर रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन एक्सपेंस किया जाएगा, ठीक है, और अगर मान लो उसका पेमेंट कौन कर रहा है? मान लो फर्म कर रही है। तो अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो सबसे पहली बात, अगर लिखा है कि पेड बाय फर्म, तो अगर पेड वर्ड लिखा तो इसका मतलब क्रेडिट करना, मतलब टू लगाना है। और अगर फर्म कर रही है तो फर्म के पास से कैश कम होगा। भाई पेमेंट करेगी तो कैश कम होगा, कैश एक असेट है, तो असेट के कम होने पर क्या होता है? हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री में उसको टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी भी रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को बोर्न फर्म के द्वारा किया जा रहा है और पेड भी फर्म के द्वारा किया जा रहा है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर बोर्न वर्ड के बाद
बोर्न वर्ड के बाद लिखा कि बोर्न बाई पार्टनर। बोर्न बाई पार्टनर इसका मतलब अगर बोर्न वर्ड है तो डेबिट तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार बोर्न कौन कर रहा है? पार्टनर। तो इस केस में हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि उनका कैपिटल कम हो जाएगा। और अगर पेड कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट करना है, लेकिन क्रेडिट किसको करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 केसेस मैंने बना दिए, यानी एक केस ये बनेगा कि बोर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, ठीक है, बोर्न बाई पार्टनर एंड पेड बाई पार्टनर, ठीक है। तो आओ देखो अलग अलग केसेस में कैसे हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे मान लो पहले केस में अगर ये बोल दे एक्सपेंसेस बोर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, अब यहाँ देखो बोर्न वर्ड आ गया, इसका मतलब एंट्री में डेबिट करना है, लेकिन बोर्न कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो जब फर्म बोर्न करती है तो किसको हम डेबिट करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। और फिर लिखा हुआ पेड, तो अगर पेड वर्ड आ गया इसका मतलब क्रेडिट करना, मतलब टू लगाना, लेकिन कौन पेड कर रहा? फर्म। तो अगर फर्म पेड कर रही है तो एंट्री क्या करेंगे? मतलब क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे, ठीक है। तो एंट्री आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर नेक्स्ट केस मान लो बनता है, नेक्स्ट केस का मतलब एक्सपेंसेस बोर्न बाई फर्म एंड पेड बाई पार्टनर। अब देखो यहाँ पे बोर्न वर्ड लिखा है, इसका मतलब डेबिट करना है। फिर आपको ये चेक करना कि बोर्न कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, तो फर्म के केस में हम किसको डेबिट करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। फिर इसके बाद लिखा हुआ पेड, तो पेड करना है मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन कौन पेड करेगा? पार्टनर। तो अगर पार्टनर पेड करता है तो इस केस में हम क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड केस आपका बन सकता है थर्ड केस में क्या हो सकता है कि एक्सपेंसेस बोर्न बाई पार्टनर एंड पेड बाई फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोर्न वर्ड लिखा है, इसका मतलब डेबिट होगा, लेकिन अब आपको ये चेक करना कि बोर्न कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को नहीं करेंगे, इस बार हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पेड हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन पेड कौन कर रहा है? फर्म। और मैंने बताया था जब फर्म पेड करती है तो क्या करते हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तीसरा केस भी समझ में आ गया। इसके बाद चौथा केस देखो, चौथा केस यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस बोर्न बाई पार्टनर ए एंड पेड बाई पार्टनर बी। तो यहाँ देखो बोर्न वर्ड लिखा है, इसका मतलब डेबिट होगा, लेकिन अब फर्दर आपको ये चेक करना कि बोर्न कौन कर रहा है? तो पार्टनर ए। तो पार्टनर ए को हम डेबिट करेंगे, यहाँ लिखा है ना ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर लिखा हुआ पेड भी हो रहा है, पेड के केस में हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन कौन पेड कर रहा है? कोई पार्टनर कर रहा है, यानी कि बी पार्टनर कर रहा है, तो एंट्री में लिखेंगे टू बी एस कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ अगर एक्सपेंस को बोर्न पार्टनर करे और पार्टनर ही पेड करे, तो मैंने बताया था ना एंट्री में क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर बोर्न करेगा उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर्स पेड करेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये 4 केसेस होते हैं, मैक्सिमम ये 4 केसेस आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो आई होप आपको चारों केसेस की एंट्री समझ में आ गई। लेकिन सर क्या होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ ना बताए तब? तो यहाँ देखो लिखा हुआ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा पहला केस मान के चलेंगे, ठीक है। पहला केस का मतलब हम ये मानेंगे कि जो एक्सपेंसेस है वो बोर्न किए जा रहे हैं फर्म के द्वारा, और पेड भी किए जा रहे हैं किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी गाइस, ठीक है। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक जो डी के गोयल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से है। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके गाइस देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो हो गया पार्टनर का। फिर कह रहा है कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज एज अंडर। ये बैलेंस शीट हो गई है ना। अब बैलेंस शीट के नीचे भी कोई कुछ एडजस्टमेंट लिखी है वो पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो नीचे लिखा हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, यानी रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। जैसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रीमाइसेस का मतलब एक एसेट होता है, इसको अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना है। तो बढ़ाने पे क्या होगा? फायदा होगा फर्म का। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एंड स्टॉक बाई ₹10,000, और स्टॉक को 10,000 से बढ़ाना है, तो स्टॉक भी एसेट होता है, तो इंक्रीज इन एसेट्स कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%। मतलब एक प्रोविजन बनाना। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जो डेटर्स हैं फर्म के पास, जो टोटल डेटर्स हैं उनमें से 4% डेटर ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे, मतलब पैसा डूब जाएगा। तो इससे क्या होगा? फर्म को लॉस होगा?
नुकसान होगा, तो 4% हम डेटर का निकालेंगे, डेटर की जो भी वैल्यू है उसका 4% निकालेंगे, जो भी आएगा उसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस्ड बाई 15,000, ठीक है, 15,000 से सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के घटने पर क्या होता है, फायदा या नुकसान, फायदा होता है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%, यानी मशीनरी को 5% से डेप्रिशिएट करना है। तो मशीन अगर 5% डेप्रिशिएट होगी तो मशीन एक असेट है, डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू में फॉल आएगा, डिक्रीज होगी तो नुकसान होगा, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, है ना, रिवैल्यूएशन के। और फिर दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹48,000, यानी गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। और नीचे करा कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले कह रहा था कि जो प्रीमाइसेस है वो 10% से उसको बढ़ाना है। तो प्रीमाइसेस की वैल्यू कितना है, 3 लाख रुपया। आई होप यहाँ पे देखते हैं प्रीमाइसेस की वैल्यू बैलेंस शीट में कितना, यहाँ पे देखो 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% अगर इसका बढ़ा दिया जाए, देखो जितनी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी वो अमाउंट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये देखो गलती से 30,000 लिखा हुआ, 1 0 और बढ़ा लेना, ये 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 से अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी प्रीमाइसेस की तो फर्म को फायदा होगा, तो इसीलिए इसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक के बारे में कह रहा था कि स्टॉक को 10,000 से बढ़ाना है, तो बढ़ाना है मतलब स्टॉक में बढ़े, मतलब स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है, और स्टॉक का मतलब असेट होता है, तो इंक्रीज इन असेट होने पर क्या होता है, फर्म को फायदा होता है, इसलिए इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। और 15,000 के क्रेडिटर थे जिसके बारे में ये कह रहा था कि 15,000 के जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है एडजस्टमेंट में, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे देखो लिखा ना, सन्ड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस्ड बाई 15,000, यानी सन्ड्री क्रेडिटर जो है बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है, 2 लाख का दिया है, कह रहा है इसको 15,000 से कम करना है। तो क्रेडिटर कम करने का मतलब लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी कम होने से फर्म को क्या होगा गाइस, फायदा होगा। तो फायदा होगा तो कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिटर को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो डेटर हैं उन पे 4% का प्रोविजन बनाना है। डेटर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2,50,000, तो इसका 4% निकालेंगे 10,000 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 रुपया कि डेटर ऐसे हैं जो जिनसे पैसा नहीं मिलेगा, तो मतलब नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर इसके बाद कह रहा था कि जो मशीन है, मशीन उसको 5% से डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन करने से क्या होता है, मशीन की वैल्यू में फॉल आता है, मतलब डिक्रीज होती है, तो नुकसान होगा फर्म को। तो मशीन की वैल्यू कितना, 1,80,000, इसका 5% निकालेंगे तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आप इसका बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस जब करेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। आप जब क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल करेंगे तो ये 30,000, 10,000 प्लस 15,000, तो टोटल हो जाएगा 55,000। देखो यहाँ पे लिखा ना 55,000, और यही सेम अमाउंट हम डेबिट के टोटल में भी लिखेंगे। इसके बाद डेबिट में जो अमाउंट था, यानी कि ये 10,000 और प्लस 9,000, इन दोनों को जोड़ करके यानी कि 19,000 55,000 में से माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 36,000, ठीक है। अब ये जो 36,000 का गेन आया, अब इसको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देना है इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो देखो ए को कितना मिल जाएगा, 36,000 का 3/6, ओल्ड रेशियो क्या है, ए का 3/6, तो इनको मिल जाएगा 18,000, ठीक है। और ये देखो गलती से ए यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको बी कर लेना, तो बी को मिलेगा 36,000 का 2/6 यानी कि 12,000, और ये सी कर लेना, सी को मिलेगा 36,000 का 1/6 यानी कि 6,000। इस तरीके से 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको आता है, फंडामेंटल वाले चैप्टर में हमने खूब बनाया था, आपको याद होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो इसका नेचर क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी का कम होना हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनर्स का जो
ओपनिंग कैपिटल दिया है वो कितना दिया हुआ है। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल है, ए का वो 3 लाख रुपया दिया है, बी का 1.5 लाख रुपया दिया और सी का 1 लाख रुपया दिया। तो इसको हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया ना जनरल रिजर्व, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इसको क्या करना है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी रिजर्व दिया है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले, अगर पार्टनर्स का जो पीएसआर है वो चेंज हो रहा है तो उसको उसका सेटलमेंट कर देना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे देखो मैंने नोट बनाया है, ठीक है। जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब जो भी जनरल रिजर्व होता है उसको हमें पार्टनर्स में बांट कर खत्म करना होता है अगर पीएसआर चेंज होता है। तो यहाँ लिखा ना नोट नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट से हटाना है, खत्म करना है। तो बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व कहाँ दिखता है, लाइबिलिटी साइड में, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है गाइस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 1,20,000 से, और ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ए एस कैपिटल, टू बी एस कैपिटल, टू सी एस कैपिटल, और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 1,20,000 का 3/6 करेंगे तो ए को मिल जाएगा 60,000, 1,20,000 को 2/6 दे देंगे, ठीक है, तो इसको मिल जाएगा 40,000 और सी को मिल जाएगा 20,000। और ये पैसा किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, ठीक है। तो अगर पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उनका क्लेम बढ़ेगा, ठीक है। देखो अगर चाहे तो आप एंट्री से पोस्ट कर लो, देखो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या, डेबिट वाला। तो डेबिट में क्या है, जनरल रिजर्व। तो देखो यहाँ पे इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको जब दिखाएंगे तो इसकी पोस्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। आप लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, बाई देखो जनरल रिजर्व, ए को कितना देना है 60,000, बी को कितना देना है 40,000 और सी को कितना देना है 20,000, हो गया, ठीक है। इसके बाद गुडविल भी दिया था बैलेंस, इसमें देखो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी दिया था क्वेश्चन में, यहाँ नीचे दिया था ना नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही ना पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, देखो, ठीक है। तो नोट नंबर 2 आप बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सबसे पहले आप पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए, बी एंड सी। फिर इसके बाद ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो लिख देंगे पार्टनर्स का, न्यू रेशियो में पार्टनर्स का न्यू रेशियो लिख देंगे। इसके बाद गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो देखो ए का अगर हम न्यू रेशियो देखें कितना 4/10, ओल्ड रेशियो कितना 3/6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -6/60 आ जाएगा। निगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ए जो है -6/60 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इनका आंसर आएगा -2/60। तो माइनस में आंसर बी का आ रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है ये भी। और जब सी का कैलकुलेट करेंगे तो इनका आंसर आएगा 8/10, और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब सी गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, ए और बी को, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी क्या, यहाँ पे देखो लिखा मैंने सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, 48,000 था गुडविल और सी कितना गेन कर रहा था 8/60, तो इसका 8/60 करेंगे तो 6,400 आ जाएगा। और टू ए एस कैपिटल, ए सैक्रिफाइस कर रहा था, कितना सैक्रिफाइस कर रहा, 6/60, तो 48,000 का 6/60 आ जाएगा 4,800। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 1,600। अब इसकी हम पोस्टिंग कहाँ करेंगे गाइस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो यहाँ एंट्री में सी डेबिट आ रहा है, इसका मतलब इसकी पोस्टिंग डेबिट में होगी, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला, टू ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा ना टू ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल, लेकिन किसके कॉलम में दिखाएंगे अमाउंट, सी के कॉलम में, ठीक है। क्योंकि सी क्या कर रहा है, ए और सी क्या कर रहे हैं, भविष्य में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, भविष्य में क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। तो आज इनको क्या किया जाएगा, इनसे पैसा ले लिया जाएगा। और गेन कौन करेगा, गेन कौन कर रहा है, सॉरी ये किसकी पोस्टिंग थी, ए की पोस्टिंग थी। ए भविष्य में क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन कितना करेगा, टोटल गेन करेगा 6400, जिसमें से ए कितना देगा 4800 और सी कितना देगा
सॉरी, ए देगा 4800 और बी देगा 1600 रुपया। ठीक है, तो क्योंकि ए जो है वो भविष्य में गेन करेगा कितना, 6400 रुपया, 6400, तो 4800 रुपया जिसमें सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी के कॉलम में 4800 रुपया माइनस हो जाएगा आज, और 1600 रुपया सी के कॉलम से माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ रहे हो, फिर से समझा रहा हूँ, एंट्री के थ्रू समझा दे रहा हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। इस एंट्री का मतलब समझो, लेजर बनाना तो आपको आता ही है ना गाइस। देखो यहाँ पे सी को डेबिट करने का मतलब क्या है, सी के कैपिटल को कम करना है। कितने से कम करना है, 6400 से। क्यों, क्योंकि 6400 रुपया ये भविष्य में गेन करेगा, तो इसलिए ए जो 4800 इसके लिए सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि ये जो गेन करेगा ये किससे लेगा, ए और बी से ही तो लेगा। तो ए 6400 रुपया इसको गेन कराने के लिए ए कितना करेगा, 4800 रुपया सैक्रिफाइस करेगा, और बी कितना करेगा, 1600 रुपया। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम सी के कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, मतलब 6400 रुपया माइनस करना। कैसे माइनस करना है, 4800 रुपया ए के नाम का और 1600 रुपया बी के नाम का। ठीक है, अच्छा अगर मान लो इनकी पोस्टिंग करनी है ए और बी की, तो ए और बी एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाई सी एस कैपिटल। देखो यहाँ पे पोस्टिंग इसकी हो जाएगी ना, बाई सी एस कैपिटल करके दिखाएंगे। कहाँ गया, यहाँ पे देखो, बाई सी एस कैपिटल। ठीक है, लेकिन कैसे दिखाएंगे, ए के कॉलम में 4800 रुपये ऐड करेंगे, क्योंकि ए आज सैक्रिफाइस कर रहा है, ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है आज, सॉरी फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा, तो आज क्या करेंगे, ए को 4800 रुपया दे देंगे। बी फ्यूचर में ए के लिए कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1600 रुपया, तो आज हम बी को 1600 रुपया देंगे। और ए के कॉलम से, सी के कॉलम से 4800 1600 माइनस पता क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर में गेन करेगा, तो आज इनसे इतना ले लेंगे, और ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे तो आज इनको इतना इतना दे देंगे, यानी कि 4800 और 1600 रुपया। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया था। यहाँ देखो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे तो 36,000 का प्रॉफिट आया था, जिसको हम पार्टनर्स में कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया है। तो कोई भी चीज़ जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाते हैं तो अपोजिट ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर रखा है ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये रिवैल्यूएशन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और किस अकाउंट से ला रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000 ए को दे देंगे, 12,000 बी को दे देंगे, और सी को 6,000। ठीक है, बस इसके बाद हम इसका बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने पर देखो, अगर आप सबसे पहले ए का बैलेंस करें तो ए का टोटल आएगा 3,82,000, एक सेकेंड, 3,82,000, यहाँ देखो लिखा ना 3,82,800, और यहाँ कोई अमाउंट नहीं था, कुछ भी माइनस नहीं करना, तो वही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 3,82,800। अगर बी का हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आएगा 2,03,600, यहाँ भी कुछ माइनस नहीं करना था, तो इसका बैलेंसिंग फिगर यानी जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो 2,03,600 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम सी का टोटल करेंगे तो यह आएगा 1,19,600, लेकिन क्योंकि सी जो ए है वो भविष्य में, सॉरी जो सी है उसके कॉलम से 4800 रुपया और 1600 रुपया सी के कॉलम से, यानी कि 4800 प्लस 1600 मतलब टोटल 6400 रुपया ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी के कॉलम से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भविष्य में क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो इनका अगर ये दोनों कैपिटल अगर आप माइनस करोगे तो इनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये 1,19,600 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इनका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे गाइस, जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो ओल्ड कैपिटल दिया, ओपनिंग कैपिटल दिया था, अब इसको नहीं दिखाना, अब इसको दिखाना, इस वाले कैपिटल को। ठीक है, कौन से कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल को दिखाना है। ओके, तो आइए बैलेंस शीट देखो कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल आसान है, जैसे बैलेंस शीट थी बिल्कुल उसी तरीके से उतार देना है। बस हाँ, जो प्लस माइनस हुआ है, वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज हुई है, उसको प्लस माइनस करके दिखा देंगे। जैसे देखो सबसे पहले एसेट साइड आ जाओ। प्रीमाइसेस कह रहा था कि 30,000 से 10% से बढ़ाना, मतलब 30,000 से बढ़ाना है, तो 3 लाख तो पहले से इसकी वैल्यू थी, 30,000 इसमें ऐड कर देंगे तो प्रीमाइसेस की वैल्यू हो जाएगी 3,30,000। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू 9,000 से डिप्रिशिएट हुई थी, माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,71,000। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ाना था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। 1,20,000 पहले से 10 और दे देंगे, मतलब बढ़ा देंगे 10,000 से, तो 1,30,000 हो जाएगी। डेटर की वैल्यू 2,50,000 से 10,000 का प्रोविज़न बनाना था तो इसकी वैल्यू कितना बचेगी, 2,40,000। और बैंक की वैल्यू 20,000 थी, 20,000 अभी भी रहेगी, इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और इसका टोटल कर लेंगे तो 8,91,000 आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटी साइड आ जाइए। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। कौन सा कैपिटल अकाउंट? जो कैपिटल अकाउंट बनाने पर क्लोजिंग कैपिटल आया है, टू बैलेंस सी डी वाला। तो ए का आया था 3,42,800, बी का आया था 2,03,600 और सी का आया था 1,19,600। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 7,06,000 आ जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में देखो, जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया था, बचा क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर में भी कह रहा था कि जो 2 लाख के क्रेडिटर थे उसमें से 15,000 का रिड्यूस करने हैं, तो वो 15,000 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 1,85,000। अब जब इसका टोटल करेंगे तो दोनों साइड कितना आ जाएगा? 8,91,000 और 8,91,000, यानी बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी बैलेंस शीट टैली करके, इसका मतलब सारी चीज़ें आपने सही से किया, सब कुछ सही किया है। तो गाइज आई होप आपको आज की इस वीडियो में ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, किन किन केसेस में बनाए जाते हैं। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आई होगी कि जर्नल एंट्री में हम कब क्यों डेबिट करते हैं किसी चीज़ को और कब हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं, विथ कॉन्सेप्ट, मतलब विथ लॉजिक। लॉजिक के साथ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और जो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया DKOL का क्वेश्चन नंबर 38, वो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। गाइस अगर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न बनी रहती वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें थोड़ा सा भी अगर इंक्रीमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।